हाय एवरीवन, माई सेल्फ आरवी जोशी। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एट्थ क्लास स्टूडेंट्स के लिए। हमने एनसीईआरटी बुक को यहाँ पे स्टार्ट किया है, चीज़ें लाइन बाय लाइन स्टार्ट किए हैं, हर एक डाउट को सोल्व कर रहे हैं। अब ज़रूरी है कि अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज का इस सेशन लेक्चर 2 है, इससे पहले लेक्चर 1 कंप्लीट हो चुका है और आई होप कि आप लोगों ने वो लेक्चर देखा हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज का इस सेशन जो है, इस सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं कोक के बारे में, कोलतार के बारे में, और साथ ही यहाँ पर कोल गैसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा पेट्रोलियम के बारे में कि पेट्रोलियम की यूजेस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, साथ ही एक्सट्रैक्शन किस तरीके से होता है। तो ये सब डिस्कशन आज के सेशन में होने वाला है, तो वीडियो में बने रहना। और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए। When heated in air, coal burns and produces mainly कार्बन डाइऑक्साइड गैस। किसकी बात हो रही है? कोल की बात हो रही है। अगर आप कोल को हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं, व्हेन कोल इज हीटेड इन एयर, कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूसेस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कहने का मतलब इतना है कि अगर आप कोल को बर्न करेंगे, देखो ध्यान से, व्हेन कोल इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर देन कोल बर्न होगा, और ऐसे में कोल जब बर्न होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मेनली आपको वहाँ से रिलीज होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिए। इसको और सिंप्लीफाई आप इस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कोल जो है वो मेनली किस चीज़ का बना है, कार्बन का बना है। तो ऐसे में कार्बन को अगर आप हीट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी, ऐसे में जब कार्बन रिएक्ट कर रहा होगा ऑक्सीजन से तो आपको क्या मिलेगा वहाँ पर? कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ से रिलीज होगा। इसी कार्बन डाइऑक्साइड को हम CO2 के टर्म में इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। और अगला पॉइंट यहाँ पर क्या है? कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोलतार एंड कोल गैस। यानी आप जानते हैं कि कोल को हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में चेंज कर सकते हैं, और किस फॉर्म को हमें यूज़ करना है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ये हम इंडस्ट्रीज़ के अंदर वहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कोल जो है उसकी कौन कौन सी फॉर्म्स हो सकती हैं। ये हमने इनिशियल स्टार्ट किया था जब चैप्टर में, तो डिस्कशन किया था कि कोल की यहाँ पर 3 फॉर्म आपको देखने को मिल जाती हैं। फर्स्ट यहाँ पर होता है जिसको हम कोक कहते हैं, जो कि सॉलिड फॉर्म होती है। साथ ही सेकंड यहाँ पर होता है कोलतार, जो कि लिक्विड फॉर्म होती है। और इसी तरीके से कोल गैसेज होती हैं, जिसको हम यहाँ पर गैस फॉर्म यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब डिस्कशन जो होगा वो सबसे पहले टॉपिक नाम है कोक की, बिकॉज कोल का ही अपना एक फॉर्म है जिसको हम बोल रहे हैं कोक। अब ये कोक बना कैसे, चलिए स्टार्ट करते हैं। कोक, इट इज ए टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। ये कलर में कैसा होता है? ब्लैक होता है। पोरस यानी छेद युक्त होता है, छिद्रित होता है। और तीसरा यहाँ पर हो जाएगा टफ, यानी थोड़ा हार्ड होता है, जैसा कि कोल होता है वैसा ही। इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये कार्बन का सबसे प्योर फॉर्म माना जाता है। ठीक है, कोक जब बात आती है कि कोक को हम यूज़ कहाँ करेंगे, ठीक है, कोक का यूज़ भी तो देखा जाए। तो कोक का अगर हम यूज़ देखें तो कोक इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। स्टील के मैन्युफैक्चर में किया जाता है किसका यूज़? कोक का। इसी के साथ साथ कुछ मेटल्स हैं जिनको हमें अलग करने के लिए, यानी उन मेटल्स को निकालने के लिए, बिकॉज बहुत से ऐसे मेटल्स हैं जो हमें डायरेक्टली प्योर फॉर्म में नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो उनको अलग करने के लिए उस मिक्सचर से हम क्या करते हैं, वहाँ पर कोक को यूज़ करते हैं। ये बात भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, सेकेंड टर्म यहाँ पर आता है कोल तार की बात कर लें तो कोल तार क्या होता है? कोल तार की आप बात कर लें तो इट इज़ ए ब्लैक, ये भी कलर में ब्लैक होगा। एंड इट इज़ ए थिक लिक्विड, ये क्या होता है? एक थिक लिक्विड होता है। एंड विद एन अनप्लीजेंट स्मेल, इसकी जो स्मेल होती है ना वो प्लीजेंट नहीं है। ठीक है, आपको प्लीजेंट नहीं लगेगा, अनप्लीजेंट होता है। ठीक है, तो कोई खुशबू नहीं होती इसके अंदर। ठीक है, बदबूदार होता है। ठीक है, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ, अब ये होता क्या है, ये कोलतार में होता क्या है ये भी देख लीजिए। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। क्या? इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंसेस, यानी इसमें लगभग 200 सब्सटेंस का ये एक मिक्सचर होता है, जिससे हम प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द कोल तार, products obtained from coal tar are used as the starting material for the manufacturing various substances used in everyday life। आप अपनी डेली दिनचर्या जो हैं उनमें बहुत से ऐसे सब्सटेंसेस को यूज़ करते हैं
जिनको कहीं ना कहीं इस कोल तार से बनाया जाता है। बिकॉज कोल तार के अंदर लगभग 200 सब्सटेंसेस होते हैं और इन्हीं से ये स्टार्टिंग मटेरियल का काम करता है, जो आप एवरीडे लाइफ में जो सब्सटेंसेस यूज़ कर रहे हैं उनको बनाने में। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है। इन इंडस्ट्रीज़ लाइक सिंथेटिक डाइज की आप बात कर लें, ठीक है, ड्रग्स की बात कर लें, एक्सप्लोजिव जो होते हैं, ठीक है, उनकी बात कर लें, परफ्यूम्स की बात कर लें, प्लास्टिक हो गया, पेंट हो गया, फोटोग्राफिक मटेरियल्स हो गए, ठीक है, रूफिंग जो मटेरियल्स होता है छत के निर्माण में जो होता है, एक्सेट्रा। इन सब के निर्माण के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इन सब के आप कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन के लिए और मैन्युफैक्चर के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर कोल तार को यूज़ कर रहे हैं। बिकॉज कोल तार में कितने सब्सटेंसेस होते हैं, 200 सब्सटेंसेस अबाउट वहाँ पे प्रेजेंट होंगे और उसी के ज़रिए यहाँ पर इतने सारे जो एवरीडे लाइफ में यूज़ होने वाले सब्सटेंसेस हैं उनको बनाया जा सकता है। ठीक है, इंटरेस्टिंगली क्या है यहाँ पर कि नेफ्थलीन बॉल्स को भी आपने देखा होगा, कलर में वाइट होती है। ठीक है, ये ठीक वैसी होती है जैसे आपने कपूर की जो टैबलेट्स होती है ना, कपूर का जो कपूर की आपने कपूर देखा होगा, ठीक वैसा यहाँ पर नेफ्थलीन बॉल्स होती है। तो अगर आप नेफ्थलीन बॉल्स को देखेंगे तो उनका काम क्या है, उनका काम होता है रिपेल करना। किनको भाई, मॉथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स, इंसेक्ट जो होते हैं ना उनको रिपेल करने का काम करता है। और कहीं ना कहीं इसको भी किससे बनाया जाता है, कोल तार से ही बनाया जाता है। तो ये बात भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हो कि अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोलतार को हमें पता है कि कोलतार का यूज़ जो है वो रोड को कहीं ना कहीं बनाने में, रोड जो होते हैं ना, रोड को बनाने में उनको उनको बनाने के लिए यहाँ वहाँ पर यूज़ किया जाता है। लेकिन आजकल अगर हम बात करें तो इन नाउ डेज आजकल ऐसा नहीं होता है, आजकल अब कुछ और हो रहा है। और वो क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना यहाँ पर। दीज डेज बिटुमिन एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। ठीक है, पेट्रोलियम से निकलता है और ऐसे में इट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल तार फॉर मेटेलिंग द रोड। रोड जो होता है ना उसकी मेटेलिंग करने के लिए किसको यूज़ किया जा रहा है, बिटुमिन को यूज़ किया जा रहा है इन प्लेस ऑफ कोलतार। पहले कोलतार को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था रोड को बनाने में, बट अभी किसको ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, बिटुमिन को यूज़ किया जा रहा है। और ये बिटुमिन मिलता कहाँ से है, पेट्रोलियम से मिलता है, जो अभी हम आगे डिस्कशन करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है कोल गैसेस की बात कर लेते हैं। कौन कौन सी कोल गैसेस होती हैं, ध्यान से देखना है यहाँ पर, कोल गैसेस। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि कोल गैस इज ऑब्टेन बाय ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू कोक। कहने का सेंस इतना है कि अगर आप कोल को हीट करेंगे, हमने कोल को हीट किया, भाई कोल को हमने क्या किया था, हीट किया था। तो जब कोल हीट होगा तो ऐसे में वो किस में बदल जाएगा, कोक में बदल जाएगा। मतलब कोल को हीट करने से कोक में बदला। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ गैसेस बाहर आती है। ठीक है, उनमें से बहुत सी गैसेस हैं जिसमें हमने CO2 की भी बात करी है। मेनली आपका CO2 गैस होता है, लेकिन और भी गैसेज होती हैं, जैसे हाइड्रोजन की बात कर लें, मीथेन की बात कर लें, या फिर आप कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर लें। ठीक है, ये गैसेज होती है वहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान रख लेना कि जब आप कोल को हीट करते हैं, जब आप कोल को हीट करते हैं तो वो कोक में बदल जाता है और इसी प्रोसेस के दौरान बहुत सी गैसेज रिलीज होती हैं और उन्हीं गैसेज को हम क्या कह रहे हैं, कोल गैसेज कह रहे हैं। जिसमें आपका CO2 तो होगा ही होगा, बिकॉज वो तो मेन गैस हो जाएगा। इसी के साथ साथ आपका कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, CO से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा मीथेन होता है, CH4 होता है, और इसी के साथ साथ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो कोल गैसेस की अगर आपसे पूछा जाए तो कोल गैसेस में कौन कौन सी गैस हो सकती हैं, तो हाइड्रोजन होगा, मीथेन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। क्लियर है, और मेन गैस तो आपको पता ही है। ठीक है, आगे डिस्कशन करते हैं और डिस्कशन और आगे जब बढ़ाते हैं तो हमें समझ आता है कि इन कोल गैसेस का यूज़ क्या है। देखिए यहाँ पर अभी कोल गैसेस को कोल गैसेस आर यूज एज ए फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज़। इनको एक फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर। ठीक है, और ये जो इंडस्ट्रीज़ होंगी ये कहाँ होंगी, ये कोल प्रोसेसिंग जो प्लांट्स हैं उसके नज़दीक रखी जाएंगी, तभी ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ, और एक पॉइंट इंटरेस्टिंग, ये पॉइंट भी आप डिस्कशन कर ही लेते हैं। चलिए, यहाँ पर कोल गैसेस के बारे में बताया गया है कि कोल गैसेस वाज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग। जो सड़कों पर लाइट लगी होती है उनको स्ट्रीट लाइटिंग बोला जा रहा है। तो फर्स्ट टाइम जो लगाया गया था, मतलब कोल गैसेस का जो यूज़ किया गया था वो लंदन के अंदर 1810 के अंदर किया गया था। और ऐसे में न्यूयॉर्क की अगर बात कर लें तो 1820 की बात कर सकते हो। लेकिन आज के दिन में हम जानते हैं कि भाई लाइटिंग जो होती है, लाइटिंग के लिए भी कहीं ना कहीं, लाइटिंग के कंपैरिजन में हम कहीं ना कहीं एक हीट का सोर्स मानते हैं किसको, कोल गैसेस को।
सिर्फ लाइट के लिए नहीं, हम हीट के लिए भी कहीं ना कहीं किसको यूज़ कर रहे हैं, कोल गैसेस को यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हाइड्रोजन, मीथेन और यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसेज यूज़ हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है पेट्रोलियम। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या है, पेट्रोलियम की बात करेंगे। सबसे पहले जब हमने चैप्टर को स्टार्ट किया तो हमने कहा कि भाई कोल और पेट्रोलियम को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कोल वाला सेगमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कोक की बात हमने की। ठीक है, कोल गैसेस की बात की और साथ ही हमने यहाँ पर कोल तार की बात की है। ठीक है, अब डिस्कशन होगा पेट्रोलियम का। ठीक है, किस तरीके से इनका यूज़ है और किस तरीके से इनका एक्सट्रैक्शन होता है। चलिए स्टार्ट करें। पेट्रोलियम की बात करते हैं तो व्हाट इज़ पेट्रोलियम। यू नो दैट पेट्रोल इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल। हम सभी जानते हैं कि पेट्रोल को हम एक फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। किन के अंदर, लाइट ऑटोमोबाइल्स। लाइट ऑटोमोबाइल्स में क्या क्या हो सकते हैं, मोटरसाइकिल्स की बात कर लें, स्कूटर्स की बात कर लें, कार्स की बात कर लें, इनके अंदर आप एज ए फ्यूल किसको यूज़ कर रहे होते हैं, पेट्रोल को यूज़ कर रहे होते हैं। बट हैवी मोटर व्हीकल्स जो होते हैं जिनमें हम एज ए फ्यूल किसको यूज़ कर रहे होंगे, डीजल को यूज़ कर रहे होंगे। बट हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर रन ऑन डीजल। ठीक है, तो डीजल को हम हैवी मोटर व्हीकल्स के लिए यूज़ करते हैं, जबकि पेट्रोल को हम लाइट ऑटोमोबाइल्स, जिसमें आप मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेचुरल रिसोर्स, जिसको हम कहते हैं पेट्रोलियम। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। दी वर्ड पेट्रोलियम इज डेराइव्ड फ्रॉम दी पेट्रा यानी रॉक्स एंड ओलियम यानी ऑयल, एज इट इज माइंड फ्रॉम द बिटवीन द रॉक्स। ठीक है, बिटवीन द रॉक्स का और अंडर दी अर्थ एज सोन इन फिगर 3.2। कहने का मतलब यह है कि चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पेट्रोलियम दो वर्ड से मिलकर बना है, पेट्रा प्लस ओलियम। पेट्रा का मतलब होता है रॉक्स, ओलियम मतलब होता है ऑयल। तो इन बिटवीन रॉक्स में जो भी ऑयल आपको मिलेगा उसको बोला जा रहा है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, पेट्रोलियम बोला जा रहा है। और ये ध्यान रख लेना, ये रॉक्स होंगी कहाँ पर, तो अर्थ सरफेस के नीचे होंगी, अंडर दी अर्थ सरफेस, उसको कहा जा रहा है यहाँ पर क्या, पेट्रोलियम होगा। ये बात ध्यान रखिए। अब फिगर में आप ध्यान से देख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर पेट्रोलियम की अगर आप बात करें इस तरीके से, तो ये आप रॉक्स देख लीजिए, ये रिजर्वायर रॉक्स हो गई है ना, ये रिजर्वायर रॉक्स हैं। इसके ऊपर ये जो है ना साइड व्यू दिखाया गया है। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आप कहाँ से देख रहे होंगे, इसमें आप यहाँ से देख रहे होंगे, यहाँ से देखिए, अगर आप इसको देखेंगे तो आप यहाँ से देखेंगे। ठीक है, ये जो व्यू दिखाया गया है ये साइड व्यू है। ठीक है, तो सबसे नीचे अगर आप अर्थ सरफेस, ये क्या है, ये अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है। और अर्थ सरफेस में नीचे नीचे क्या होंगी, इस तरीके से रॉक्स होती हैं। और रॉक्स, और ये सेकंड रॉक्स ये देखिए, तो इनको कहा जाता है यहाँ पर रिजर्वायर रॉक्स, और ये होती है इम्पीरियस रॉक्स होती है। ठीक है, इम्परवियस रॉक्स हो गई और यहाँ पर हो गए रिजर्वायर रॉक्स। इन दोनों के बीच में ध्यान रखना, इन दोनों रॉक्स के बीच में यहाँ पर आपको देखो क्या क्या मिल रहा है, वाटर भी होगा, ऑयल भी होगा और गैसेज भी होंगी। अब ज़रूरी है हमें ये पता है, क्योंकि वाटर जो होगा ना वो कहीं ना कहीं हाईली डेंस होता है, इसलिए वो नीचे ही मिलेगा। वाटर जो होगा हाई डेंसिटी ज़्यादा होती है उसकी, इसलिए वो नीचे मिलेगा। ऑयल उससे ऊपर मिलने वाला और गैस सबसे ऊपर मिलेगी। और हमें ये भी पता है कि ये आपस में मिक्स नहीं होंगे, वाटर ऑयल आपस में कभी मिक्स नहीं होते। ठीक है, और ये बात इसी वजह से हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर तीनों आपको ना सेपरेट फॉर्म में मिल जाएंगे, अलग अलग मिल जाएंगे। अब ज़रूरी क्या है इसके लिए कि जो ये वेल्स बनाए जाते हैं, ये वेल्स आप देखिए, ये वेल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग लेवल पर, ये देखो गैस का यहाँ तक बनाया गया। ठीक है, इनको इस तरीके से यहाँ पर डाला गया है। ठीक है, अप टू डाउन। वेल्स जानते हो ना, वेल्स का मतलब क्या है, इस तरीके से कुएं बनाए जाते हैं और इन कुओं के थ्रू क्या होता है, यहाँ पर गैसेस को बाहर निकाला जाता है, ऑयल्स को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से वाटर का भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पेट्रोलियम की हम बात कर रहे थे कि पेट्रोलियम कहाँ से मिल रहा है। पेट्रोलियम जो है वो अंडर दी अर्थ सरफेस के नीचे जाएंगे तो रॉक्स के बिटवीन यानी रॉक्स के बीच में आपको क्या मिल जाएगा, वहाँ पर ऑयल मिलेगा, जिसको हम पेट्रोलियम कह रहे हैं। तो ये इन बिटवीन रॉक्स देख सकते हो, ये रॉक्स हो गई, ये रॉक्स हो गई, इनके बीच में आपको ऑयल मिल रहा है, इसी को बोला जाता है पेट्रोलियम। तो ये बात आप ध्यान रखिए। तो यहाँ तक का डिस्कशन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म। अब आपसे सवाल ये है कि किस तरीके से पेट्रोलियम बनता है, पेट्रोलियम बना ही कैसे। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान से देखना,
पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। मतलब जो समुद्रों के अंदर बात कर लें, सी के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनकी बात कर लें तो उनसे बने हैं क्या, पेट्रोलियम। कैसे? एज दीज ऑर्गेनिजम्स डाइड, जैसे ही ऑर्गेनिजम्स क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, देयर बॉडीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द सी। तो ऐसे में क्या होता है कि इनकी जो बॉडीज होती है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो सी के अंदर रहते हैं, इनकी डेथ के इनकी डेथ होने के बाद क्या होता है कि इनकी जो बॉडी है वो सी के बॉटम में जाके सेटल हो जाती है। और ऐसे में क्या होता है कि ये लंबे टाइम तक जब ये बॉडी एक जगह रहती है तो गोट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड तो एंड क्ले। तो ऐसे में ये बॉडी जो होती है, ये डेड बॉडी जो होती है, ये किससे कवर्ड हो जाती है, ए लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले से कवर हो जाती है। ठीक है, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, और बहुत सालों बाद, ठीक है, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स एंड एब्सेंस ऑफ एयर, यानी कि एयर की एब्सेंस में, और साथ ही बहुत सालों बाद, ठीक है, और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की प्रेजेंस में क्या होता है, यही लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अभी डेड हो गए हैं और सेटल डाउन हो गए हैं कहाँ पर, एट द बॉटम ऑफ द सी, यही किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। ट्रांसफॉर्म्ड द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। लेकिन बात किन की हो रही है, सिर्फ और सिर्फ सी के अंदर रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिए, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि किस तरीके का ये प्रोसेस होता है, कैसे होता है, आप डिस्क्राइब करिए। तो सिंपल सा है कि आप इस तरीके से समझिए कि सी के अंदर रहने वाले, ये मान लीजिए सी है, और सी में रहने वाले जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, सी में रहने वाले जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, जब इनकी डेथ हो जाती है तो ऐसे में क्या होती है, इनकी जो डेड बॉडीज़ होती है वो यहाँ पर सेटल डाउन हो जाती है यहाँ पर बॉटम ऑफ द सी। एंड देन बहुत सालों बाद क्या होता है कि इन डेड बॉडीज़ के ऊपर क्या होता है कि क्ले और सैंड की लेयर बन जाती है, डिपॉजिट होने लगती है। ऐसे में क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की एब्सेंस में, और मिलियंस ऑफ ईयर्स आफ्टर, यानी कि बहुत सालों बाद, और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की प्रेजेंस में क्या होता है, यही लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अभी डेड हुआ था यही कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, नेचुरल गैसेज और पेट्रोलियम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर फिगर में आप ये चीज़ देख सकते हैं। नेक्स्ट, इट शो द डिपॉजिट्स of petroleum and natural gas. You see that the layer containing petroleum, oil and gas above that of water. Why is it so? ऐसा क्यों होता है? Recall that oil and gas are lighter than water and do not mix with each other. मतलब सिंपल सा है कि ये तो हम समझते हैं कि वाटर से ऊपर आपको गैस और ऑयल मिलेगा और ये आपस में मिक्स भी नहीं होंगे। ठीक है, ये सब हम जानते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मिक्सिंग होता ही नहीं है, इसका अपना प्रॉपर्टी है। ठीक है, वाटर जो होता है हाई डेंस होता है एज़ कम्पेयर टू ऑयल और गैस, और इस तरीके से, और साथ ही साथ ये भी कहेंगे आपस में इंटरमिक्स बिल्कुल भी नहीं होते, और इसको ईजिली हम अलग कर सकते हैं, इनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, अब देखो यहाँ पर ज़रूरी ये है कि आपने ये तो देख लिया कि किस तरीके से आपको पेट्रोलियम मिलेगा, अब इनको एक्सट्रैक्ट भी तो कर लें। एक उससे पहले कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ लेते हैं। द वर्ल्ड्स द फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन पेंसिल्वानिया की बात की जा रही है यहाँ पर, यूएसए के अंदर ये है। 1859 में पहली बार वेल ड्रिल किया गया था, कहाँ पर? यूएसए में किया गया था 1859 में। 8 ईयर लेटर, 8 साल बाद, लगभग 1867 के अंदर ऑयल वॉज स्ट्रक इन मैकम इन आसाम। इन इंडिया की बात हो रही है। ऑयल इज़ फाउंड इन आसाम। गुजरात की बात होती है, मुंबई की बात होती है। इसी के साथ साथ बात कर लें कि रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा में भी यहाँ पर कहीं ना कहीं पेट्रोलियम के जो है ना वो वेल बनाए गए हैं, ड्रिल किए गए हैं। ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक है, अब बात होती है कि पेट्रोलियम के, ये तो पता चल गया कि पेट्रोलियम मिलेगा कहाँ पर, बट उसको निकालोगे कैसे? जब आपने पेट्रोलियम निकाल लिया, अब आपने ये भी तो देखना है, क्योंकि पेट्रोलियम ऐसा तो है नहीं कि आपको डायरेक्टली डीजल पेट्रोल मिल जाएगा। ठीक है, बिकॉज क्योंकि पेट्रोलियम इज़ द मिक्सचर। पेट्रोलियम क्या होता है? मिक्सचर होता है। ये देखिए ध्यान से कि पेट्रोलियम जो आपने निकाला है, ठीक है, पेट्रोलियम जो होगा वो मिक्सचर होता है किसका? पेट्रोल का, डीजल का,
इसके अलावा नेचुरल गैसेज होंगी, पैराफिन वैक्स होगा, लुब्रिकेंट ऑयल होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ मिक्स होता है एक जगह पर, और ऐसे में इन सब से ना अलग अलग करना, पेट्रोल को अलग करना, डीजल को अलग करना, पैराफिन वैक्स को अलग करना, लुब्रिकेंट ऑयल को अलग करना। तो इन सबको अलग करने का जो ये प्रोसेस है, इन सबको अलग अलग करने का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं रिफाइनिंग। उसको क्या कहेंगे? रिफाइनिंग कहेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। क्या है? रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम की बात करें, चलिए रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम इज ए डार्क ऑयली लिक्विड। ध्यान से सुनना, डार्क ऑयली लिक्विड होता है पेट्रोलियम। इसमें क्या क्या होगा? इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ऑडर, यानी कि इसकी स्मेल जो होती है वो प्लीजेंट नहीं है, ठीक है। आप स्मेल करोगे, अगर आप इसको स्मेल करोगे ना तो आपको अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी, ठीक है, अनप्लीजेंट होगा। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब इसमें क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं, क्या क्या होंगे? सच एज पेट्रोलियम गैस भी होगी, पेट्रोल भी होगा, डीजल भी होगा, लुब्रिकेंट ऑयल भी होगा, और पैराफिन वैक्स भी होता है, ठीक है। वैक्स तो आप जानते ही हैं, तो पैराफिन वैक्स भी वैसा ही कुछ है, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको ना मिक्सिंग होगा एक जगह पर, और उसी को हम बोल रहे हैं पेट्रोलियम। अब ज़रूरी है कि हमें पेट्रोल अलग करना है, डीजल अलग करना है, लुब्रिकेंट ऑयल्स अलग करने हैं, ठीक है, पैराफिन वैक्स अलग चाहिए। तो इन सब को अलग अलग करने का जो प्रोसेस है ना उसको हम कह रहे हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कहेंगे। क्या कहेंगे? रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। तो द प्रोसेस, यहाँ से लिख सकते हो, द प्रोसेस ऑफ ये लिखिए यहाँ पर, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स और फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। देखो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या हो गए? पेट्रोल, डीजल, पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेंट ऑयल, ये सब होंगे। इन्हीं को हम फ्रैक्शंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। इन सबको अलग अलग करने का जो ये प्रोसेस है इसी को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर? पेट्रोलियम। क्या कह रहे हैं? इनको हम रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कहते हैं। और ये होता कहाँ पर है, मतलब किस जगह पर होगा ऐसा कि जहाँ पर इन सबको अलग अलग किया जाएगा? तो इट इज़ कैरिड आउट इन ए पेट्रोलियम रिफाइनरी, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ के अंदर होता है, रिफाइनरी लगाई जाती है, वहाँ पर इनको अलग अलग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना तो समझ आ गया होगा। एक पॉइंट और है यहाँ पर, अब डिस्कशन और आगे हम बढ़ाते हैं, और डिस्कशन आज का जो हमारा और होने वाला है वो यहाँ पर होगा नेचुरल गैसेस के साथ में। नेचुरल गैसेस क्या होती है? चलिए, व्हाट इज़ नेचुरल गैसेस? नेचुरल गैसेस की बात करें, ठीक है। नेचुरल गैस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ वेरी इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। देखो ये भी क्या है, एक तरीके का क्या है, यहाँ पर फॉसिल फ्यूल ही होता है, ठीक है। और इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं ना आप देख सकते हैं कि पाइप्स के थ्रू इसको ईजिली क्या किया जा सकता है? ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर द हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आपने सीएनजी का नाम सुना है? सीएनजी क्या होता है? इसका फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, ठीक है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का मतलब है, कंप्रेस्ड का मतलब है हाई प्रेशर पर रखा गया है, और हाई प्रेशर जब लगाएंगे तो वो कंप्रेस्ड हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी। और सीएनजी को हम यूज़ कर रहे होते हैं पावर जनरेशन के लिए, ठीक है। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड। अब इसको और कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं? एज ए फ्यूल। कहाँ यूज़ कर रहे हैं? एज ए फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज़ लेस पोल्यूटिंग, ठीक है। ये बहुत कम पोल्यूशन क्रिएट करता है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं एक ऐसा फ्यूल है जो बिल्कुल क्लीन है, कोई पोल्यूशन इसमें बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। इस वजह से कहीं ना कहीं सीएनजी का यूज़ बढ़ रहा है, ठीक है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी इज़ दैट इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली। इसको डायरेक्टली यूज़ किया जा सकता है फॉर बर्निंग इन द होम्स एंड फैक्ट्रीज। घरों पर भी यूज़ किया जाता है, फैक्ट्रीज में भी यूज़ किया जाता है। वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू द पाइप्स के थ्रू इसे पहुंचाया जाता है, इजीली पहुंचाया जा सकता है।
सच ए नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस एग्जिस्ट इन वडोदरा, गुजरात में देख सकते हो। सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली के अंदर देख लो। अदर प्लेसेस में भी कहीं ना कहीं ये जो पाइपलाइन सिस्टम लगाया गया है, जिसके थ्रू यहाँ पर क्या किया गया है, सीएनजी को घर घर पहुँचा दिया गया है। ठीक है, बिकॉज ये पहला तो रीज़न ये हो गया कि ये कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं पावर जनरेशन तो कर ही रहा है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है, नेचुरल गैसेज इज ऑल्सो यूज्ड, नेचुरल गैसेज इज ऑल्सो यूज्ड एज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ए नंबर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। इसके अलावा भी इनका यूज़ कहाँ होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ ए नंबर ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स को बनाने में, और फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, आप जानते हैं फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, उनको बनाने में भी यूज़ होता है। इंडिया हैज़ द वास्ट रिजर्व्स द नेचुरल गैसेज इन आवर कंट्री। नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, त्रिपुरा के अंदर इसके भंडार मिले हैं, ये बात ध्यान रखिए। राजस्थान, महाराष्ट्र, इसके अलावा कृष्णा गोदावरी डेल्टा, कहीं ना कहीं ये ऐसी जगह है जहाँ पर हमें क्या मिले हैं, सीएनजी के, मतलब नेचुरल गैसेस के, आपको एक कह सकते हो भंडार मिल गए, और बहुत बड़े अमाउंट में वहाँ पर आपको नेचुरल गैस मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर और क्या पॉइंट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ये बात डिस्कशन हुआ है पहले भी कि कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो आप कितना भी यूज़ करो एग्जॉस्ट नहीं होंगे, कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको आप अगर मिसयूज़ करेंगे, ओवर यूज़ करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक टाइम आएगा और वो क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, क्या है, लिमिटेड है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, यू हैव स्टडीड इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर दैट द सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टिबल, लाइक फॉसिल फ्यूल की बात कर लें, फॉरेस्ट की बात कर लें, मिनरल्स की बात कर लें, ये कैसे हैं, कैसे हैं, एग्जॉस्टिबल हैं। बहुत ज़्यादा अगर इनको यूज़ करोगे तो एक टाइम बाद ये क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, यू नो दैट द कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल। आप ये भी जानते हैं कि कोल और पेट्रोलियम भी क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल होते हैं। इट इज़ रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर। अब सिंपल सा है कि कोल और पेट्रोलियम जो बने थे वो किससे बने थे, ऑर्गेनिज्म से ही बने थे, और वो भी किस तरीके के ऑर्गेनिज्म, डेड ऑर्गेनिज्म। और उनको अगर लंबे वक्त तक यानी कि मिलियंस ऑफ ईयर तक आप रखेंगे तब जाके वो कन्वर्ट होंगे किसके अंदर, फ्यूल्स में कन्वर्ट होंगे, कोल में कन्वर्ट होंगे, पेट्रोलियम में कन्वर्ट होंगे। तो अगर आपने कोल और पेट्रोलियम को बहुत ज़्यादा यूज़ किया तो ऐसे में तो वो ख़त्म ही हो जाएंगे, बिकॉज आपको तो वेट करना पड़ेगा मिलियंस ऑफ ईयर्स का। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड द जो द नॉन रिजर्वर्स ऑफ दीज विल लास्ट ओनली ए फ्यू हंड्रेड ईयर्स। ठीक है, तो आपको बहुत सालों का ना इंतज़ार वहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, मोर ओवर बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स इज़ ए मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। और कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर कोल को यूज़ होगा, बहुत ज़्यादा अगर पेट्रोलियम का यूज़ हो रहा है, तो ऐसे में एयर पोल्यूशन का जो इंक्रीज़ हो रहा है, एयर पोल्यूशन, उसका मेजर कॉज कहीं ना कहीं ये दोनों रीज़न भी रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आता है, देयर यूज़ इज़ ऑल्सो लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग आप समझते हैं, व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग है कि किस तरीके से CO2 का स्तर बढ़ रहा है, CO2 लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जो गैसेज हैं जो कहीं ना कहीं हार्मफुल हैं, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रही हैं, उन गैसेज की बात कर लें तो वो कहीं ना कहीं का, जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात कर लें तो मेजर कोज कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। ये कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग में बड़ा कंट्रीब्यूशन है CO2 का, और CO2 कहाँ से मेजरली निकल रहा है, कोल और पेट्रोलियम से निकल रहा है, ये बात आप जानते हैं। ठीक है, इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी दैट वी यूज़ दीज फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। इसलिए ज़रूरी है कि हमें इनको केवल तभी यूज़ करना है जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। दिस विल रिजल्ट इज़ बेटर एनवायरनमेंट, स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ताकि जो एनवायरनमेंट के लिए जो रिस्क हैं वो कम किए जा सके। देयर अवेबिलिटी फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक उनकी अवेबिलिटी जो है वो एनवायरनमेंट में बनी रहे। ठीक है, इन इंडिया
इंडिया के अंदर क्या है कि पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, और इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने कहा है, एडवाइस दी है कि पीपल हाउ टू सेव द पेट्रोल और डीजल वाइल ड्राइविंग, कि जब ड्राइविंग करें तो उस दौरान उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है, ड्राइव एट कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। पॉसिबल हो तो आप ये करिए कि आप एक ही स्पीड में गाड़ी को चलाइए और मॉडरेट स्पीड में चलाइए, ठीक है। सेकंड यहाँ आता है कि स्विच ऑफ द इंजन एट द ट्रैफिक लाइट्स और एट द प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। अगर आपको कहीं इंतज़ार करना पड़ रहा है तो, या फिर आप ट्रैफिक लाइट में खड़े हैं, ट्रैफिक में खड़े हैं, तो ऐसे में आप स्विच ऑफ कर दें इंजन को, ठीक है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे आता है, एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। टायर में जो प्रेशर, एयर प्रेशर है वो करेक्ट हो, वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा होता है कि किस लेवल पर आप फ्यूल को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट यहाँ पर आता है, एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। अगर व्हीकल का आप रेगुलर मेंटेनेंस रखेंगे तो कहीं ना कहीं वो एक फ्यूल का जो कंजप्शन है वो प्रॉपर लेगा। ऐसे में नहीं होगा कि आप क्योंकि अगर आप प्रॉपर क्या नहीं करवाएंगे, मेंटेनेंस नहीं रखेंगे व्हीकल का, तो ऐसे में वो ओवर कंजप्शन करेगा फ्यूल का, जो कि हम नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सो आज के सेशन में हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कशन की हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, और आज की सेशन को हम यहीं एंड करेंगे। जब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तो हम इसके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सोल्व भी करेंगे, और आपसे हर एक डाउट को सोल्व कहीं ना कहीं डिस्कशन भी आपके साथ होगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल।